ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए हैं नरेला, और आज हमारे साथ में हैं प्रदीप ठोलेदार जी। हम बात करेंगे आज उनसे, क्योंकि अब निगम चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, उसके साथ साथ समाज सेवी भी हैं और परिवार वर्षों से समाज सेवा में जुड़ा हुआ है। आज उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ आज उनके विचार हैं, क्योंकि निगम के अंदर अभी पीछे प्रत्याशी रही सविता नरेश खत्री, जो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गई। आखिर क्या कुछ कारण रहे होंगे ऐसे कि जो सीट पर रहते हुए भी निगम पार्षद पार्टी को छोड़कर चले गए, और उनके अब क्या विचार हैं और क्या नहीं, वो सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं, नरेला की जो क्षेत्र की जो जनता है वो भी जानना चाहती है कि प्रदीप जी के अंदर ऐसी कुछ क्या खूबियाँ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका टैलेंट ऑफ इंडिया पे स्वागत है। योगी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका कि आप इतना कीमती समय निकाल करके कार्यालय पे यहाँ आए और मेरा भी मनोबल भी बढ़ाया, और मेरे विचार जो है वो समाज में आप प्रकाशित करोगे, इसके लिए मैं आपका ढेर सारा धन्यवाद करता हूँ भाई। नहीं, ये चीज़ें तो हमने देखी, अभी हमने देखा मेडिकल कैंप भी आप जो लगा रहे हैं, उसके साथ साथ समाज सेवा में लगे रहते हैं। इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या रहता है मेडिकल कैंप वगैरह लगाने का, या और कुछ जैसे भंडारे लगाना, कुछ भी लगा चीज़ें का क्या उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य तो मेरे भाई योगी जी, मैं क्या बताऊं, एक मन में एक इच्छा रहती है, बड़ों से सुना भी है कि नर सेवा नारायण सेवा। एक मानव की जाति की जो अपने से जो बन सके, जो सेवा बन सके, मतलब यथासंभव। मैं ये नहीं कहता भी मैं बहुत बड़े बड़े काम करता हूँ, नहीं, पर लेकिन जितना मेरी जेब के अनुसार मेरी अलाउ करती है मेरी जेब, मैं वो काम करने की कोशिश करता हूँ कि भाई समाज में गरीब आदमियों को बहुत सी चीज़ें स्वास्थ्य को लेकर के मुहैया नहीं हो पा रही। तो मेरा समय समय पर जो है ये कैंप लगवाने का उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि कई कीमती टेस्ट ऐसे होते हैं कि भाई गरीब आदमी उनको नहीं करा पाता। तो ये इसमें कई हॉस्पिटलों से अपनी जानकारी है, निजी जानकारी भी है, तो उन हॉस्पिटलों का मुझे लाभ मिलता है, जिससे गरीब आदमियों को वो जो महंगे टेस्ट हैं वो यहाँ पर मैं निःशुल्क उपलब्ध कराता हूँ। बस यही है भाई, गरीब आदमियों की कहीं से भी कैसे भी मदद हो जाए, बस ये भाई मेरा तो उद्देश्य यही है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ये तो ही नर नारायण सेवा की बात आ गई, ये तो मानव सेवा के लिए आप करते हैं। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं, अब निगम चुनाव भी आ चुके हैं, नज़दीक हैं, तो क्या कुछ तैयारी है आपकी? भाई तैयारी तो क्या है, अब इन कामों को देखते हुए अगर मेरा समाज ये कहे कि भाई अगर आपको निगम में हम तैयारी के साथ लेकर के आएंगे, तो इस चीज़ के लिए तो मेरा समाज मुझे अगर मतलब एक फ्रीडम देगा और मुझे आशीर्वाद देगा, तो ठीक है भाई, समाज का जो एक हुक्म है वो सिर माथे। अगर मुझे मौका मिलता है अपने समाज की सेवा करने का, अभी जैसा हूँ वैसा भी कर रहा हूँ, अगर कोई दायित्व मिल जाता है तो और अच्छी बात हो जाएगी, और थोड़ा सा अच्छा काम हो जाएगा मेरे से भाई। आप किसान मोर्चे से जुड़े हुए हैं, और अभी तो आपको पता ही है कि देश के अंदर एक तरह की आग लगी हुई थी किसान आंदोलन को लेके, और अब जैसे तैसे करके मोदी जी ने उस चीज़ को हल भी कर दिया। तो किसान उससे जुड़े हुए, तो आप बताएंगे उसका क्या कुछ बेनिफिट रहा था, क्या नहीं रहा था? योगी भाई देखो, अगर वो बिल आता तो, अगर बिल आता तो ठीक है, अपनी अपनी समझ है भाई। मैं लगभग ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसको एक अहम मुद्दा बनाया गया था किसान आंदोलन में, बड़ा अहम मुद्दा बनाया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करेंगे तो हमारी ज़मीनों का निजीकरण हो जाएगा। भाई मैं आपको बता दूं, 2014 में मैंने पहली बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ पे की थी, और 1 एकड़ से मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की थी, और धीरे धीरे करके कई कंपनियों के साथ मेरा टाई अप रहा, और लगभग 1000 एकड़ तक की मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, जिसमें अनेकों किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला तो मैं अपने किसान भाइयों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान का भला होगा, क्योंकि उससे किसान को अच्छे दाम मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनसे अपने बीज तैयार कराती है, और वो बीज तैयार कराती है तो पहले उनसे उनके जो है मूल्य वो भी निर्धारित कर देते हैं, उनका भी एग्रीमेंट हो जाता है, और उसमें ऐसा कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ फसल के बारे में लिखा जाता है, फसल का ही मूल्य उसमें दिया जाता है, जिससे कि मतलब भूमि अधिग्रहण का कोई ऐसा कोई मामला नहीं है। और रही बात ये, इस पर मैं ज़्यादा बोलूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। जब मेरे देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात स्पष्ट कर दी कि भाई अगर मैंने कानून जो है वो बनाए तो किसानों के हक में थे, पर
ठीक है, किसानों को कहीं उसमें कोई त्रुटि अगर नज़र आई तो मैं क्षमा मांगते हुए जो है ना इन बिलों को वापस लेता हूँ। पर लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से भलाई का काम किया था, पर लेकिन वही बात है, इंसान से भी गलती हो जाती है। और जो मेरे प्रधानमंत्री ने पब्लिक के सामने, जनता जनार्दन के सामने ये कह कर के अगर भाई ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भाई मैं अपने बिल वापस लेता हूँ, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। एक देश का प्रधान सेवक जनता को कभी झुकने नहीं दिया। जैसे पहले कांग्रेस सरकार में क्या होता था, आपने बहुत बखूबी देखा होगा, बचपन से देखते आ रहे होंगे, हमेशा जनता को झुकाया है, राजा कभी नहीं झुका। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि राजा झुका है। ये राजा नहीं है, हकीकत में प्रधान सेवक है मेरे देश का, जो अपने किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी होकर के उन्होंने अपने बिल वापस लिए। इससे बड़ी बात और क्या होगी। प्रदीप जी, बात की जाए क्या कारण रहे आपके यहाँ पे, जो पहले निगम पार्षद रही सविता नरेश खत्री बीजेपी से थी और वो अचानक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गई। भाई साहब, इसके बारे में तो मैं क्या बता सकता, इसके बारे में तो जो है ना सविता जी ज़्यादा बताऊंगी भाई क्या कारण रहे, क्यों छोड़े, ठीक है। पर लेकिन हमने तो इतना पता है कि भाई पार्टी ने 6 साल के लिए इनको निष्कासित किया था। अब कारण क्या रहे, अब वो तो ज़्यादा इनको पता है, या फिर अपने ज़्यादा बड़े जो हमारे नेता हैं उनको ज़्यादा पता है इसके बारे में। अगर बात की जाए जिस तरह आपने कहा है, एक ऐतिहासिक जो कार्य किए गए थे, 3 तलाक का, राम मंदिर का, जी जी जी, और अपना कश्मीर का मुद्दा था, जी जी, 370 का, जी जी, उसके साथ साथ अब ऐतिहासिक बात जो आई थी, जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल को लेकर झुका, जो पहले ही यही इतिहास है। मैं यही बात कहना चाह रहा था मेरे भाई। देखो, पहली बार इतिहास में और मेरी 42 साल की उम्र में मैंने पहली बार ऐसा एक मौका देखा है कि देश का राजा प्रजा के सामने झुका है। नहीं तो आज तक इस चीज़ का आपका भी दिल गवाही देगा और आपको मतलब जग जाहिर हैं ये सारी चीज़ें कि मतलब आज तक देश का राजा कभी नहीं झुका। नरसंहार तक करा दिए मेरे देश में, पर लेकिन जो है ना राजा कभी नहीं झुका। अब चाहे उसमें किसी भी पार्टी का, आप एक बार इतिहास उठा करके देख लो, इनमें से कांग्रेस पार्टी ने कितना नरसंहार जो है मेरे देश में कराया है, कितने मतलब प्रोटेस्ट करे हैं, कितने मतलब जो है साधुओं को भी मरवा दिया, 400 साधुओं तक को भी मरवाया गया है। तो मतलब आप ये देखो कि पहली बार इतिहास में मैं ये मान रहा हूँ कि कोई प्रधान सेवक राजा पहली बार जनता के सामने झुका है। ठीक है, अब उन्होंने ये मानते हुए कि भाई ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से गलती हो जाती है, मैंने बिल तो जो बनाए थे वो किसानों के हक में बनाए थे, पर लेकिन नहीं, अगर किसानों को कहीं अगर उसमें कोई त्रुटि लगती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और अपने बिल वापस लेता हूँ। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक मतलब कदम मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मानता हूँ कि ऐसा मौका हमने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा, जो काम इन्होंने करके दिखाया है। और आज तक जब से ये देश के प्रधान सेवक बने हैं तो इनके जितने भी फैसले हैं, मैं ये कहता हूँ आज वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 बड़े नेताओं में जो है ना इनकी गिनती शुमार है। तो मेरे देश का गौरव इन्होंने चारों तरफ ख्याति जो है ना बढ़ाई है, गौरव बढ़ाया है मेरे देश के प्रधानमंत्री ने। और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के मेरे मतलब सबसे बड़े आला नेता है, प्रधान सेवक हैं, और मैं इनका एक छोटा सा कार्य करता हूं। मैं इसमें बड़ा गर्व महसूस करता हूं भाई। चलिए बात करते हैं, क्योंकि देखो अब निगम चुनाव आ चुके हैं और निगम चुनाव में 20 साल से निगम के अंदर अगर हम बात करें 20 साल से जो है बीजेपी में काबिज है, उसके बावजूद भी ना तो दिल्ली को जो है साफ़ सुथरा रखा गया, ना ही दिल्ली के जो मजदूर हैं, जो बेचारे एमसीडी के अंदर जो कर्मचारी हैं, उनको जो है टाइम पे सैलरी मिली। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी है, तो आप उसको कैसे बुला पाएंगे? नहीं, बुलाने वाली बात नहीं भाई, अब मेरा देश बदल रहा है, हकीकत में मेरा देश बदल रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। अब जो केजरीवाल ने जो षड्यंत्र रचा है, अब जो अपने निगम में जो एक आरोप लगा रहा है कि भाई ये सफाई नहीं कराते, ये भ्रष्टाचारी हैं और हम निगम में आकर ये काम करेंगे। अरे भाई, काम तो आप कर दोगे, मुझे ही पता है, आप एक अच्छी राजनीति करना जानते हो, लोगों को प्रलोभन कैसे दिया जाता है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, ये गुण तो आपके अंदर है, मैं भी मानता हूँ। पर लेकिन उन चीज़ों के ऊपर खरा उतरना भी बहुत ज़रूरी है। जनता जनार्दन काम मांगती है भाई, ठीक है, एक बिजली पानी से सारे काम हल नहीं होते, मूलभूत सुविधाएं और भी बहुत ज़्यादा हैं मेरे अपने समाज में, जिनकी मतलब वो पूर्ति सरकार को ही करनी पड़ती है। अब ये बताओ भाई साहब, अभी निगम में आपने बताया साफ़ सफाई को लेकर के, अरे मेरे सफाई कर्मचारी मेरे भाई जो 15-20 हज़ार रुपये की सैलरी लेते हैं,
उनको जो है ना कई महीने हो जाते हैं सैलरी नहीं मिलती। और ये हमारे निगम के ऊपर जो है ना ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि निगम में बीजेपी बैठी है और उन्होंने सैलरी नहीं दी। भाई ये देश बदल रहा है, अब सब जानते हैं। एक RTI से हर चीज़ का पर्दाफाश हो जाता है कि भाई आप मतलब किसने क्या किया क्या नहीं किया। ये आपको ही पता है कि बहुत बड़ा अमाउंट दिल्ली सरकार का निगम में आता है, जिससे हमारे सफाई कर्मचारियों की जो है ना सैलरी बनती है, शिक्षा विभाग की सैलरी बनती है। अब पैसा वो नहीं देगा तो इनकी सैलरी कहाँ से जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा जनता जनार्दन जागरूक है और ये एक सिस्टम जनता जनार्दन जरूर करेगी। बीच में जो ये एक त्रुटि कहूँगा मैं इस बात को, ये त्रुटि जो बीच में रह चुकी है ये विधानसभा वाली, आने वाले अगले 2024 के चुनाव में इस चीज़ की भरपाई जो है ना जनता जनार्दन करेगी। नीचे से लेकर ऊपर तक भगवा ही लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और पूरे भरसक प्रयास के साथ सारे काम पूरे जनता जनार्दन के पूरे होंगे। जिस तरह से आपने कहा कि सेंटर से पैसा आ रहा है और ये नहीं दे रहे हैं दिल्ली सरकार, जिसको लेकर निगम में बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। जी भाई, लेकिन ये तो हर जगह जा रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। भाई साहब ये बिल्कुल ये आपने क्वेश्चन भी ठीक करा है। अभी सबसे ज़्यादा बड़ी राजनीति चमकाने का काम केजरीवाल जो है पंजाब में कर रहा है। पर मैं पंजाब आपके चैनल के माध्यम से पंजाब वाले भाइयों को एक ये अपील करना चाहूँगा कि भाई अगर केजरीवाल का अगर असली मुखौटा आपने देखना है तो एक बार केजरीवाल की कोठी के बाहर आप आ जाओ। जो 10-10 हज़ार रुपये वेतन पाने वाली हमारी आशा वर्कर, हमारी आंगनवाड़ी वाली बहनें किस तरीके से 20 दिन से जो है ना इसके दरवाजे पर धरना दिए बैठी हैं और बंदा आज तक जो है ना उनसे मिलने के लिए भी नहीं आया। उसके बिल्कुल दूसरी तरफ मेरे दिल्ली के किसान भाई अपना जो है ना धरना दिए बैठे हैं। माननीय विनोद सहरावत जी की अध्यक्षता में दिल्ली के सभी किसान वहाँ पर जुटे हुए हैं और अपनी मांग मनवाने के लिए जो है उन्होंने प्रोटेस्ट वहाँ किया है। मैं ये तो कहते दिल्ली के अंदर किसान ही नहीं है, ज़मीन ही नहीं है खेती की। भैया यहाँ पर 62 मैं पहले गलत बोल गया था, 62,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है दिल्ली के अंदर है, ठीक है, और उपजाऊ भूमि है। इसके लिए सबसे पहली मांग हमारी यही है, जो आदरणीय विनोद सहरावत जी की अध्यक्षता में, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उनकी अध्यक्षता में जो प्रोग्राम चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारी सबसे पहली मांग तो यही है। जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहले सबसे पहला कहा, मतलब पॉइंट रखा था कि भाई मैं दिल्ली को किसान का दर्जा दे दूंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं पंजाब के किसानों भाइयों को समझाना चाहता हूँ। जो दिल्ली का खुद मुखिया है, जो दिल्ली के किसानों की खा रहा है, जो दिल्ली के किसानों का एक पॉइंट भी कहीं साथ नहीं दे रहा है, 62,000 हेक्टेयर यानी कि लगभग 1.25 लाख एकड़ भूमि, उपजाऊ भूमि दिल्ली के अंदर है और वहाँ उसको कृषि का दर्जा तक नहीं। जो मूलभूत सुविधाएं जो और क्षेत्र के किसानों को मिलती है और अपने राज्य के किसानों को जो है ना दर्जा मिलता है, जो सुविधाएं मिलती हैं, दिल्ली में एक मूलभूत सुविधा एक भी नहीं है। जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, जिससे इसने अपना नाम चमकाया, उसी दिल्ली का ये नहीं हुआ तो पंजाब का कैसे हो जाएगा भाई ये। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा भैया, इसको जो है ना ज़्यादा वायरल कराना ताकि पंजाब तक इस चीज़ की आवाज़ भी जाए कि ये कितना बड़ा झूठा मक्कार आदमी है जो दिल्ली में तो तराई कर रहे हैं। एक बार पंजाब के आदमी कुछ आकर तो देखें इसके दरवाजे के ऊपर कैसे मतलब महिलाएं, किसान कैसे तड़प रहे हैं। उनकी ये मुखिया होने के नाते आज तक मिलने तक भी नहीं आया। समस्या तो बहुत दूर की बात करेगा। इतना घमंड केजरीवाल तेरे अंदर ठीक नहीं है जितना घमंड तू आज कर रहा है ना। और जो लोगों के अंदर एक मतलब प्रलोभन वाली जो एक राजनीति जो कर रहा है, ठीक है, एक दिन टाइम आएगा, कांट की आंडी, मैं बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ यार, ये मेरी बाइट कभी न कभी तेरे सामने फिर भी आएगी, ये ध्यान कर लेना। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ योगी भाई, मैं कांट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, एक टाइम आएगा दिल्ली की जनता जनार्दन भी इसको जो है उखाड़ कर फेंकेगी। और पंजाब में तो इसकी कहाँ, ठीक है बड़ी चला रहा है, चलाने दो, पर लेकिन पंजाब वाले भाई तो बड़े मोराल हैं, वो तो बड़े साफ दिल के आदमी हैं, वो झूठ ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे मेरे भाई। पर ठीक है, चलने दो भाई, अब इसकी रोटी सिक रही है, इसको सेकने दो। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप ठोलेदार जी, जो नरला क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, किसान भी हैं और उसके साथ साथ एक मैं कहूँ तो नेता भी हैं। और जिस तरह से आज हमने उनसे बेबाकी से जो भी सवाल किए, उन्होंने बेबाकी से उनके जवाब भी दिए। अब रही बात आने वाले निगम चुनाव की, तो पार्टी उन पर कितना भरोसा कर उनको टिकट देती है और क्षेत्र की जनता उनको अपने किस तरह से विश्वास में लेती है,
ये भी देखना होगा। बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।